पिछली 2 क्लासेस में हमने हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा, उसकी पूरी थ्योरी हमने समझ ली, क्या क्या था, इतिहास को जान लिया। अब मौका है कि हम उस नॉलेज को जो हमने पिछले 2 दिनों में एक्वायर की है, उस नॉलेज की जांच कर लें, कुछ प्रश्न हल कर लें, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम कितना उसमें से सीख चुके हैं। सबसे पहले तो ये काम करो, अपनी कॉपी निकालो और कॉपी में नंबर्स डाल लो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर डाल लो। और जैसे ही आपको प्रश्न दिखाया जाए, आप क्या करेंगे, उसमें उसका सही वाला अंक डाल लेंगे। तो ए बी सी डी जो भी सही है, तो एक पहला प्रश्न दिखाया गया, आप उसमें ए बी सी डी जो भी सही है वो लिख लेंगे उत्तर बताए जाने से पहले। ठीक, और फिर उसके बाद जब वो उत्तर बता दिया जाएगा, तो या तो आपको बताया हुआ सही होगा या फिर गलत होगा। सही होगा तो सही का चिन्ह लगा लीजिए, गलत होगा तो गलत का चिन्ह लगा लीजिए। आपके 2 काम इकट्ठे हो जाएंगे, एक तो अभ्यास हो जाएगा और दूसरा टेस्ट भी हो जाएगा। एक साथ 2 काम होंगे। नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 करके। ठीक, अब देखो पहला प्रश्न, और उत्तर आपको बाद में मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न ये है कि हिंदी, और बिल्कुल शुरुआत से जैसे आपको पढ़ाया गया लगभग प्रश्न भी वैसे ही आएंगे, एकदम सीरीज से। ठीक, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 4 तरह के भाषा परिवार बताए गए थे। पहले इसका वो देख लीजिए, क्या आप पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए। आपको बताया गया था कि 4 तरह के भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और वो चारों तरह के भाषा परिवार ये हैं, एक भारोपी है, एक द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और तिब्बती है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और बताई थी आपको, यहाँ परसेंटेज और बताया था कि कौन सा कितना परसेंट बोला जाता है। ठीक, ये वाला जो पहला है, ये कितना बोला जाता था? 73%, ये 25%, ये 1.3%, ये 0.7%। तो यहां तक जब पता है, तो ये तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है। ठीक, उत्तर आपने अपना लिख लिया होगा कौन से परिवार की भाषा है, तो इसका जो उत्तर है वो ए सही है। ठीक है, पहला कौन से परिवार की है? भारोपी परिवार की है। और देश में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा प्रतिशतता वाले लोगों के द्वारा, तो वो भारोपी परिवार की भाषाएं ही है। भारत में 73% लोग ऐसे हैं जो भारोपी परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। ठीक है, उत्तर भी आपको क्लियर हो गया, कौन सा है? ए है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत आसान से लगेंगे क्योंकि अभी ताजा ताजा चैप्टर पढ़ा है। ये कठिन तब हो जाते हैं जब इन्हें पढ़े हुए 3-4 महीने हो जाते हैं, ताजा पढ़ने पे सब आसान होता है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो क्लियर सी बात है, आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और संस्कृत तो कोई बोलता ही नहीं है। ठीक, संस्कृत तो बोलचाल की भाषा से बाहर ही होगी, लोक भाषा की श्रेणी में रही नहीं। क्लियर, उत्तर अपना लिखते जाइएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब ये बढ़िया प्रश्न है, यानी यहां से भाषा विकास का पूरा क्रम आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, देख लो, कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। सबसे पहले जहां से हम चले वो जगह थी वैदिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत का ही एक स्वरूप और हुआ, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद इस स्वरूप में परिवर्तन आया, वो परिवर्तन था पाली। पाली के बाद फिर परिवर्तन आया, वो परिवर्तन था प्राकृत। प्राकृत के बाद फिर ये टूट फूट गई, यानी हो गया क्या? अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश का भी स्वरूप बदला, वो कहलाया अवहट्ट। ये स्थिति रही। इसके बाद जाकर के सही से कुछ आया, तो वो क्या थी? फिर वो हिंदी थी। ये रहा। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। अगर सही से देखो तो वैदिक संस्कृत से हुआ, लेकिन अब हमें क्लोज देखना है कि हिंदी के सबसे नजदीक इधर से कौन पड़ता है, वही आपका उत्तर होगा। क्योंकि हमें उत्तर विकल्पों के आधार पे देना, ऐसा नहीं है कि हमें अपने मन से देना है। हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है, वो तो है ही, तो उत्तर इसमें से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब नजदीक कौन पड़ता है, तो अगर उत्तर में अवहट्ट होता तो ज्यादा बेहतर रहता, तो बिल्कुल समीप वाला उत्तर हो जाता। लेकिन अवहट्ट नहीं है, तो उसके बाद वाला देख लो क्या है, अपभ्रंश है।
तो इसका उत्तर हो गया ए, यानी सही उत्तर क्या है? ए, अपभ्रंश। ठीक, ये उत्तर सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी नहीं आती है? हमने बताया था कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न और रहना है कि वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं। याद रखने का तरीका भी बताया था कि 2 तो हिंदी है, एक पूरब की हिंदी, एक पश्चिम की हिंदी, मतलब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। एक हिंदी ऐसी है जो राजस्थान की है, तो उसको कह देते हैं राजस्थानी हिंदी। एक हिंदी ऐसी है जो बिहार की है, तो उसको कह देते हैं बिहारी हिंदी। और एक हिंदी ऐसी है जो पहाड़ के लोगों की है, उसको कहते हैं पहाड़ी हिंदी। यही तो 5 उपभाषाएं हैं। अब इन 5 उपभाषाओं के भीतर बहुत सारी बोलियां हैं, उन बोलियों की गिनती है 17। ठीक, तो वो उनमें से एक कन्नौजी है, आपको पता है, एक वांगरू है, ये भी पता है, एक अवधी है, ये भी आपको पता है। तेलुगु जो है वो हिंदी के भारोपीय में ही नहीं आती, वो आती है द्रविड़ में। ठीक, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषाएं हैं जो 25% इंडिया की आबादी के द्वारा बोली जाती हैं। तो उनमें से एक है तेलुगु। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? डी हो गया। ठीक, सही उत्तर डी आ गया। अगला प्रश्न देखो, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। हिंदी में एक बोली है, कौन सी? ब्रज भाषा। किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका कौन सा रूप है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा? तो कल हमने बताया था कि भारतेंद्र युग से लेकर के द्विवेदी युग तक इसी बात पे तो बहस ही होती रही कि क्या खड़ी बोली में पद भी लिखा जा सकता है। तो भारतेंद्र जी कहते नहीं लिखा जा सकता है। बाद में पता लगा कि नहीं, लिखा जा सकता है। तो उस समय इसका स्वरूप क्या था? काव्य। आज भी इसका स्वरूप वही है। सूरदास के पद जब हम सुनते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो काव्य के रूप में ही हमें मिलते हैं। तो इसे क्या माना जाता है? काव्य भाषा माना जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा को काव्य भाषा मानते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे एक बढ़िया प्रश्न आ गया। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो आपका रखने से कुछ नहीं होगा, किस वर्ग में है ये उत्तर देना है। बोले हम तो कहीं भी रख सकते हैं, हम तो इसको कुछ भी रखेंगे। तो हमें पता है हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या विभाषा, इनमें से क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आ गया, कुछ चीजें आ जाती है, उनको पहले क्लियर कर लो। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो राष्ट्र भर के लोगों द्वारा बोली जाए, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। एक शब्द होता है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब वो भाषा होती है जिसे बच्चा अपने पूर्वजों से स्वतः ग्रहण कर लेता है, मतलब उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, उसे वह स्वतः ग्रहण कर लेता है। ठीक, हम लोग जिस भाषा को अपने आप ग्रहण कर लेते हैं वो क्या कहलाएगी? हमारी मातृभाषा। तकनीकी भाषा यानी तकनीकी में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब एक प्रश्न ये आ गया, और ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा क्या है? बता पाएगा कोई? विभाषा किसको कहते हैं? समझ लो, हो सकता है आगे इसमें भी एक ऐसा प्रश्न हो। विभाषा का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली। विभाषा का मतलब क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली, उसको विभाषा कहते हैं। और हिंदी को हम किस रूप में जानते हैं? राजभाषा के रूप में। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है? ए है। ठीक, अगला देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी। ठीक है, और ये जो है जयपुरी का दूसरा नाम है, बताया था। राजस्थानी बोलियों में जयपुरी जो बोली है उसी का एक और नाम है ढूढ़ाड़ी। हालांकि पॉइंट नहीं लग पाए, ढूढ़ाड़ी। अब ये ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी की या उत्तरी की? अब ये थोड़ा डीप हो गया प्रश्न, अंदर चला गया। अब ये क्लियर कर लो कि जयपुर वाला इलाका कौन सा है। बस, राजस्थान में जयपुर का इलाका कौन सा है? क्योंकि ढूढ़ाड़ी मतलब जयपुरी, जयपुरी मतलब जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। तो ये कौन सा है? तो ये पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, याद रखेंगे कौन से राजस्थान की। ये थोड़ा डीप प्रश्न हो गया है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। उत्तर हो गया इसका बी। फिर देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है कई बार। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है
इनमें से कौन सी भाषा ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है? और इन्होंने तो थोड़ा गड़बड़ा दिया है, यहाँ पे एक विकल्प रख देना चाहिए था ब्रज भाषा, तो सबसे ज्यादा उत्तर उधर ही लगते हैं। जिनको नहीं पता होता वो फिर ब्रजबुलि ब्रज भाषा इकट्ठा कर देते, बात खत्म होती। तो हालांकि ऐसा विकल्प यहाँ है नहीं, लेकिन ऐसा विकल्प भी रह सकता है। हमें क्या करना है, हमें सटीक उत्तर का पता लगाना है। तो याद रखिएगा, जो पुरानी बांग्ला भाषा थी, पुरानी बांग्ला भाषा मतलब बांग्ला का पुराना रूप, उसको कहा जाता था ब्रजबुलि। ठीक, ये उत्तर याद रखिएगा। ब्रजबुलि किसे कहते हैं? तो पुरानी बांग्ला को, या ब्रजबुलि के साथ बांग्ला शब्द जोड़ दो। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये अच्छा प्रश्न है। लिपि की कल हम बात नहीं कर पाए थे, तो लिपि के बारे में समझ लो। भारत में भी हमारी जो भाषा है, यानी अनुच्छेद 343 जो है संविधान में, वो अनुच्छेद 343 राजभाषा के बारे में कहता है और दो तीन बातें बताता है। वो पहली बात तो वो ये बताता है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। दूसरा ये भी बताता है कि वो हिंदी लिखी कैसे जाएगी, तो वो ये कहता है कि देवनागरी में लिखी जाएगी। और तीसरी एक बात और बताता है कि जो अंक लिखे जाएंगे वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे जाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब रोमन वाले अंक, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब रोमन वाले अंक लिखे जाएंगे, अंक देवनागरी वाले नहीं लिखे जाएंगे, बाकी देवनागरी में लिखा जाएगा। तो जैसे करके भाषाओं का विकास हुआ है, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह से लिपियों का भी विकास हुआ है। यह चीज बताना मैं भूल गया था, वो समझ लो। शुरुआत की संस्कृत जो आपको लिखी मिलती है वैदिक वाली, वो हिंदी में नहीं लिखी होती है, वो मतलब देवनागरी में नहीं लिखी होती है। वो कहां लिखी होती है? ब्राह्मी में लिखी होती है। तो इसका मतलब देवनागरी ऐसी लिपि है जो प्रारंभ से नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे करके ये भी डेवलप हुई है। तो पहली लिपि कौन सी थी, इसका क्रम क्या है? हो सकता है इस तरह का प्रश्न बन जाए। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी से एक और लिपि डेवलप हुई जिसको गुप्त लिपि कहते हैं। फिर गुप्त के बाद गुप्त लिपि से एक और लिपि डेवलप हुई जिसको नागरी लिपि कहते हैं, और नागरी लिपि से फिर और परिवर्तन हुआ तो बनी देवनागरी लिपि। अब यहां प्रश्न ये है कि देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी का और प्रश्न पूछा जाता है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उसकी लिपि जो गुरुमुखी है। अब इनमें से कौन सी भाषा है? देखो, सिंधी तो नहीं, सिंध पाकिस्तान की भाषा है, निश्चित सी बात है कि वो अरबी वाली व्यवस्था में लिखेंगे, फारसी वाली व्यवस्था में लिखेंगे, हमारी में तो नहीं लिखेंगे। इनमें से एक ऐसी भाषा है महाराष्ट्र की, मराठी। मराठी को लिखने का तरीका वही है जो हिंदी का है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा? सी। ठीक, अगला देखो। हाँ हाँ, वहां से नागरी, नागरी की ही शुरुआत हुई, देवनागरी की नहीं बल्कि नागरी की। देवनागरी से पूर्व की जो लिपि थी उसको बोलते थे नागरी, वो भी लगभग ऐसी ही थी, लगभग ऐसी थी, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। अब अगला प्रश्न देखो, ये बढ़िया प्रश्न बना भाई, ये पूरा एक वक्तव्य लिख दिया और आपसे ये पूछ दिया गया कौन सी बोली है। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ कौन सी। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, भोजपुरी और अवधी के बीच में जरा सा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब आप समझ ये पाएंगे, एक मनई के दुई बेटवा रहेन, ओहमा लहुरा। अब ये शब्द ही निकाल लेने हैं कि ये वाले शब्द यूज कौन सी वाले में होते हैं। लहुरा शब्द जो है ये अवधि में यूज होता है, लहुरा मतलब होता है छोटा वाला, लहुरा का मतलब छोटा वाला। लहुरा, अब आप अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दई दा। अब ये जो बात है ये मुझे याद आ गई, पहले वैसे कठिन है मामला ये मुझे ऐसे याद आ गई। मेरे साथ एक मास्टर साहब थे कुछ दिन पहले तक इलाहाबाद के, तो वो जब हम लोगों से बात करते नॉर्मल का, फिर उनका फोन आ जाता था घर से, भाई का, माँ का, किसी का घर से फोन आ जाता, फिर वो जब बात करते थे तो उनकी बातों के बीच बीच में ये शब्द खूब निकलता है, दई दा। हम लोग कहते हैं दे दो, तो वो कहते दई दा, ये कहते हैं। अवधि वाली जो भाषा है वो ये है। ठीक है, ऐसे अवतरण भी पूछे जा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये अवतरण है, बताओ कौन सी वाली भाषा का है।
कौन सी बोली का है? तो ये अवतरण जो है वो किसका है? किसका है? अवधि का है। ये अच्छा प्रश्न था भाई। ठीक, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? मतलब सीधी सी बात, जो क्रम बताया था उसमें संस्कृत के सबसे करीब कौन सी है वही बनी होगी। तो संस्कृत 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 दो तरह की संस्कृत, उसके बाद सीधी कौन सी भाषा बनी? पाली। तो सीधी सी बात होगी, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा पाली। ठीक, उत्तर हो गया डी। अगला देखो, ये सही प्रश्न है। देखिए बताइए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? कौन सी लिपि में ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ? बाद में उन्होंने अपनी अपनी लिपियां भले ही खोज ली, या हम ये कह सकते हैं कि लिपियों के आधार पर जननी कौन है। जैसे भाषाओं के आधार पर भारत में जननी है संस्कृत, ऐसे ही लिपियों के आधार पर जननी कौन है? तो लिपियों के आधार पर सीधी सी बात, सारी लिपियां निकल के आई कहां से? ब्राह्मी से। तो इसका आधार हो गया ब्राह्मी, यानी उत्तर कौन सा सही होगा? डी। ठीक, अगला देखो, एक और प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो कोई खास प्रश्न है नहीं, पता ही है, सबको ही पता है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, ये मालूम है आपको। ठीक, अगला देखो, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी इस समय जो हिंदी बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं, जो इस समय बोली जाती है, वो कौन सी है? खड़ी बोली है। हाँ, ये तो पता है आपको। अगला देखो, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, इनमें से कौन सी? छत्तीसगढ़ी, अब सीधा से याद रखो कौन से डिवीजन में उसको रखा गया था छत्तीसगढ़ी को। ठीक, ठीक है, पूर्वी में रखा गया था। उत्तर कौन सा सही है? ए सही है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब इसमें है वाला नहीं पूछा गया, तीन तो हैं। अब इसमें से एक ऐसी है जो नहीं है, और जो नहीं है तो फिर वो कहां की है, एक प्रश्न ये भी बनेगा। ठीक, तो बुंदेली है पश्चिमी में? है। ब्रज क्लियर ही है। कन्नौजी तो है ही है। अब एक ही बच्ची, कौन सी? बघेली। बघेली अगर इसकी नहीं है तो फिर कहां है? तो पूर्वी में है, छत्तीसगढ़ी वाली में ही बघेली भी शामिल है। ठीक है, यानी इसका उत्तर कौन सा सही होगा? डी। अगला देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये तो संविधान का प्रश्न बन गया एक तरह से। आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? एक बात और समझ लो, कभी कभी आपके जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, उनमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। कभी कभी केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना होता है। 334 से उल्टे चल रहे हैं 315 तक, 343 से 397, इसमें खैर थोड़ा लगा भी सकते हैं कि शायद हो भी। 334 से 153 ये भी उल्टे चल रहे हैं, तो दो विकल्प तो उल्टे ही चल रहे हैं, वो तो सिस्टम में ही नहीं है। अब बचे ले दे के दो विकल्प, हालांकि आप तो पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। अच्छा, इसमें से दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें अनुच्छेद के प्रश्न हिंदी के दौरान पूछ दिए जाते हैं। हिंदी के पेपर में अनुच्छेद से प्रश्न होंगे, दो अनुच्छेदों के, एक तो पहले का और एक आखिरी वाले का। दो के प्रश्न खूब बनते हैं, 343 का और 351 का, दो के प्रश्न बनते हैं। उत्तर इसका कौन सा सही हो गया? पहला, ए सही हो गया। ठीक, हाँ, ये बताओ फिर, ये अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक, अब दक्षिणी का है तो सीधी सी बात दक्षिण में ही होगा, इतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन कॉमन सेंस से बाहर के विकल्प है, क्योंकि चारों ही दक्षिण के विकल्प है, तो कॉमन सेंस से नहीं लगेगा, जब मालूम होगा तभी सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है चेन्नई, यानी करेक्ट उत्तर है सी। ठीक, अगला देखिए, हाँ, ये प्रश्न तो आपको आता होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम तो 20 बार बता दिया। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, और पढ़ के देख लो जो भी है।
कौन सा है पता ही है, पहले पाली थी, पहले संस्कृत फिर पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश फिर अवहट्ट। अवहट्ट हिंदी का ही एक रूप है, तो हिंदी यही वाला पहला वाला सही है, ये उत्तर ठीक है। ठीक, ओके। हाँ ये देखो आ गया वही प्रश्न, अभी हमने बात की थी कि दो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, 343 और 351। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा का नहीं है, ये 343 में ही है। उच्चतम न्यायालय की भाषा ये 348 में है। पत्राचार की भाषा ये 350 या 49 में है। और फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश, बस यही है, बताया गया कि हिंदी को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक, ये इसमें बताया गया है, यही सही उत्तर है। सामान्य सा प्रश्न है, ब्रजभाषा इनमें से किस में आती है? तो पता ही है, पश्चिमी में आती है, उत्तर भी हो गया। फिर देखो, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी में 3 है, नाम बता दो। मगही, भोजपुरी, ठीक, एक और बता दो। नहीं, वो तो भाषा के विकास का स्वरूप है। मैथिली, मैथिली, ठीक है, मैथिली है। तो इसमें पता ही है आपको, मगही किसमें आती है? मगही आती है बिहारी हिंदी में। ठीक, अगला देखो, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ये अच्छा प्रश्न। अपभ्रंश कौन सा, मतलब अपभ्रंश का टाइप पूछ दिया गया, ये अच्छा प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, याद रख लीजिए। कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, उत्तर सी है इसका। अगला, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना। अरे ये तो सही से प्रश्न हिंदी का है ही नहीं, क्योंकि भाषा की बात हो रही इसलिए हिंदी में पूछ दिया गया। ये प्रश्न तो संविधान का है भाई, सही सही देखा जाए तो है? नहीं, वो गलत लिख के आ गया, पिछला वाला छप के आ गया भाई। अब बताओ कब हुआ था? हाँ 56 में हुआ था। गुड, ये तो वहां का प्रश्न है, यहाँ का प्रश्न है ही नहीं। अब इसको हम जरा सेव कर दें एक पीडीएफ, क्योंकि उसमें 20 पेज से बड़ी पीडीएफ बन नहीं सकती, ये संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखो, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना की गई? इनमें से कौन सा राज्य है जिसका सबसे पहले? बताया था जब राज्यों के पुनर्गठन को पढ़ा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन वाले भाग में, तो बताया था कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ये वहीं के प्रश्न है अगर सही से देखा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यानी इनमें से किस में आती है? राजस्थान, पूर्वी हिंदी, बिहारी में या पश्चिमी हिंदी में? बघेली, हाँ बघेली पूर्वी में है भाई, ये वाला उत्तर सही है आपका। कहाँ गया? पूर्वी हिंदी, ये ठीक। देखो उत्तर भी आ गया बी। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? और तभी से ये प्रश्न इन्होंने थोड़ा सीधा पूछ दिया। जनरली ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस मनाए जाने का प्रारंभ कहां से हुआ? ठीक, तो जिस दिन अपनाया गया वहीं से प्रारंभ हुआ। कब? हाँ 50 नहीं, 14 सितंबर 1949, ये सही उत्तर है, 14 सितंबर 1949। ठीक, उत्तर सी सही है, याद रखिएगा। अगला देखो, ये तो पता ही है, बताया था बाल गंगाधर तिलक की जगह पे खेर है। ठीक, ये भी सामान्य सा प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? अच्छा, यहां से एक अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि शुरुआत में कितनी थी? हाँ 14 से बढ़ते बढ़ते 22 तक गए, और आखिर में जो जोड़ी गई वो 4 जोड़ी गई थी। तो अच्छा प्रश्न अगर बनना है तो ये बन सकता है कि अंत में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो आखिर में जो 4 जोड़ी गई थी उनके नाम बताओ। हाँ, बोडो, एक का नाम था डोगरी, एक का नाम था मैथिली, और एक का नाम था संथाली। ठीक, ये 4 भाषाएं वो भाषाएं हैं
जो अंत में जोड़ी गई। तो अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभी 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? और उत्तर में हमेशा भोजपुरी लिखा जाता है। याद रखिएगा कि भोजपुरी उन 22 भाषाओं की सूची में नहीं है। ठीक, ये 4 लास्ट में जोड़ी गई। अभी कितनी है टोटल संख्या? है 22। अगला प्रश्न देखो, हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी, पता है आपको। अगला देखिए, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था। ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, ये खूब पूछा गया, मॉरिशस में हुआ था। बी उत्तर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? हाँ, तो ये मलयालम जो है ये भारोपी की नहीं है, द्रविड़ वाले की है। वो 4 भाषाएं याद रखो, दक्षिण भारत की जो 4 भाषाएं। उत्तर कौन सा हो गया? सी। अगला देखो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सामान्य सामान्य से प्रश्न है, कब मनाया जाता है भाई पता ही है, 14 सितंबर को मनाते हैं। बी उत्तर है इसका सही। अगला देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या था? अब ये घुमा फिरा के पूछे गए प्रश्न है, बाकी बातें वही बार बार पूछी जा रही हैं कि प्राकृत भाषा किस भाषा से निकल के आई। इसका मतलब तो यही हुआ, तो प्राकृत का जन्म कहां से हुआ? पाली से हुआ था, तो पाली से है। उत्तर ए सही है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म। अब ये जोड़े में 4 जोड़े दिए गए हैं, और 4 जोड़े में से केवल एक ही ऐसा जोड़ा है कि जोड़े में दिए गए दोनों नाम पश्चिमी हिंदी के हैं। बाकी एक नाम पश्चिमी का होगा, एक नाम किसी और का हो सकता है। देखो, पहला विकल्प अगर आप देखेंगे तो पहले विकल्प में है कन्नौजी और अवधी। तो कन्नौजी और अवधी आप देखेंगे, कन्नौजी तो है लेकिन अवधी पश्चिमी नहीं है। ठीक, दूसरे में देखो ब्रज और बघेली, तो ब्रज तो है लेकिन बघेली नहीं है। तीसरे में देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ी और बांगड़ू, तो बांगड़ू तो है लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। अब चौथे में है खड़ी बोली और बुंदेली। हाँ ठीक है, ये दोनों है। ठीक, क्योंकि पश्चिमी में 5 है, 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये ऐसी इतनी है, 3 ये, 4 ये और 5 ये कन्नौजी, ये है पश्चिमी वाली में। ठीक, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? डी। अगला देखो, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश के अर्धमागधी स्वरूप से कौन सी बोली विकसित हुई? तो सीधी सी बात, वही विकसित हुई होगी जो पूर्वी हिंदी वाली होगी। पूर्वी हिंदी की इसमें से देख लो कौन सी है पूर्वी हिंदी। भोजपुरी तो बिहारी है, बांगरू और ब्रजभाषा तो पश्चिमी है, तो पूर्वी हिंदी में कौन है? बघेली है, तो बघेली से। और जो पश्चिमी है वो सब सौर सैनी से हुई है, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो सब सौर सैनी से हुई। भी उत्तर सही है इसका। हाँ देखो, ये वही प्रश्न आ गया अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, और शायद मैंने इसका उत्तर भी बता ही चुका हूं। मैं बता दिया था आपको, क्या बताया था, कैसे करके इसका डेवलप हुआ है। सबसे पहले लिपि थी ब्राह्मी, ब्राह्मी में बदलाव हुआ और वो फिर हुई गुप्त, गुप्त से बढ़कर के फिर नागरी, और नागरी परिवर्तित हुई तो उसका नाम पड़ा फिर देवनागरी, और देवनागरी अभी तक चल रही है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका सी। ठीक, अगला देखो, ये थोड़ा डीप प्रश्न बन गया। अब क्षेत्र विशेष से आपको भाषा पूछ दी कि 3-4 जिलों का नाम लेके। अब आपसे कह दिया गया कौन कौन से है, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली। इनमें किस बोली का क्षेत्र है? कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली, सुल्तानपुर, रायपुर में, सुल्तानपुर और रायबरेली में नहीं भाई। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरी बेल्ट जो है वो पूर्वी हिंदी के अवधि का है। ठीक, तो अवधि बोली जाती है। कौन सी है? अवधि। बघेली का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश है, बघेली का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश में बोली जाती है ये बघेली। उत्तर कौन सा सही है? डी। अगला देखो, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी का संबंध 3 से है, मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये 3 बिहारी हैं। तो कौन सी नहीं है इसमें से? यही नहीं है, अवधि। ठीक, अगला, हाँ बताइए, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो पता ही है कौन सी भाषा बनाया था उसे? राजभाषा बनाया था। उत्तर डी सही है। ठीक, फिर अगला, विभाषा किसे कहते? लो आ गया, कौन सा?
अब मैंने जैसे बताया था विकल्प वैसे नहीं आया, लेकिन बात वही होगी घुमा फिरा के। मैंने क्या बताया था, क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली उसको विभाषा कहते हैं। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, वहां की जो बोलियां हैं क्षेत्रीय बोलियां, उसको विभाषा कहते हैं। तो इसमें इस हिसाब से सही उत्तर जो विकल्प दिए गए हैं, इस हिसाब से सही उत्तर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक, अगला देखो, विश्व हिंदी दिवस। हाँ अब बताओ, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, जल्दबाजी में उत्तर ऐसे ही वाले गलत होते हैं कि जल्दी देखा कि हिंदी दिवस मतलब 14 सितंबर, आगे देखा ही नहीं कि विश्व लिखा, भारत लिखा, क्या लिखा, कुछ लिखा या नहीं लिखा, बस उत्तर दे दिया फटाफट। अब प्रश्न ये है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ठीक, उत्तर ए सही है। अगला देखो, हाँ कल बताया था, ये बात तो मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि अब थोड़ा डीप प्रश्न बन गया। प्रश्न ये बन गया कि इंसा अल्लाह खान ने कहानी लिखी, उसका नाम था रानी केतकी की कहानी, रचना थी उनकी, लेकिन उसका एक और नाम था उसी रचना का। और 4 विकल्प है आपके पास, राजा भोज का सपना, उदयभान चरित, सभा विलास, माधव विलास। अब इनमें से दूसरा नाम उसका कौन सा था, खैर नहीं पता है, कोई बात नहीं। ये प्रश्न इसीलिए मैंने रख दिए कि अगर कुछ छूट भी गया है तो इधर क्लियर कर लेंगे। इसका बी उत्तर सही है। ठीक, यानी क्या नाम था उसका, उदयभान चरित। ठीक, याद रखेंगे। अगला देखो, 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। यानी वही बात घुमा फिरा के पूछी कि सीधे नहीं पूछेगी, सीधा ये नहीं कहा गया कि 8वीं अनुसूची के शुरुआत में कितनी भाषाएं लिखी थी, उन्होंने लिख दिया कि संविधान शुरू होने पर संवैधानिक भाषाएं कितनी थी। कुल मिला के बात वही है कि संविधान में कितनी लिखी थी, तो शुरुआत में आपको पता ही है कितनी लिखी थी, 14, और अभी बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या हो गई है 22। ठीक, हाँ, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है। जरा प्रश्न गौर से पढ़ लो 2 बार, फिर उत्तर देना। पढ़ लीजिए सही से उसके बाद उत्तर दीजिए। और 4 अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है। इसमें दिया गया हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया। तो जिसमें विकास की बात कही गई है वही बात है। तो हिंदी के विकास, हिंदी के डेवलपमेंट की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, पता ही है, लास्ट वाले में कही गई, सबसे आखिरी वाले में, अर्थात 351 में। उत्तर कौन सा सही होगा, डी। अगला देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ये वन लाइनर्स हैं भाई, इनको तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कब हुआ था, 1975 में। उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। अगला देखिए, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है। बंगाली है, निकोबारी है, हिंदी है, अंडमानी है। ये इसलिए दिए गए कि आप बन जाएं अंडमानी और निकोबारी। वहां की भाषा जो है वो हिंदी ही है। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा की भाषा भी वहां हिंदी है, एजुकेशन का माध्यम भी, और शासन की भाषा भी हिंदी है। सही उत्तर है आपका सी। अगला देखो, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में आएगा। अब नहीं मालूम है कोई बात नहीं, याद कर लो। इनमें से एक नाम है अभिमन्यु अनंत का, उनका एक उपन्यास है, उसका नाम है लाल पसीना। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो, मॉरिशस का प्रेमचंद किसको कहते हैं। मॉरिशस की है वो लाल पसीना। ठीक है, तो मॉरिशस के प्रेमचंद कौन है, अभिमन्यु अनंत। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरे देश में हिंदी अगर कहीं प्रचारित है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे देश में भी हिंदी लिखी पढ़ी बोली जाती है। तो मॉरिशस में है, और मॉरिशस के कथाकार हैं जिनका नाम है अभिमन्यु अनंत। उन्हें मॉरिशस में उसी तरह माना जाता है जिस तरह से हमारे यहाँ कहानी के रूप में, कहानी के लिखने के लिए मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। तो इसलिए इन्हें ही मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं। उत्तर कौन सा सी हो गया, सी हो गया उत्तर। तो याद रखिएगा, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं, और इनकी मुख्य कृति का नाम लाल पसीना है। ठीक है, देख लो, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ। वो तो पता ही है, जैसे हिंदी का संस्कृत से, वैसे देवनागरी का ब्राह्मी से हुआ है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो अष्टम सूची में
जिसको शामिल नहीं किया। अष्टम सूची का मतलब 8वीं अनुसूची है, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी है जो उसमें शामिल नहीं है? ठीक, देख लो उत्तर कौन सा है, ब्रजभाषा नहीं है। अगला देखो, वो थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया। हाँ, वो लिखा है स्थापना, लिखा है ये, नहीं तो पढ़ोगी ये लिखा क्या है, पूछा क्या गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी बताओ भाई, नहीं है तो याद कर लो, 61 में हुई थी, ठीक है, 1961 में। अगला, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो किसी दूसरे प्रदेश में बोली जाती होगी। हम मैथिली बिहार में बोली जाती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बिहार की है, हालांकि भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, ठीक है। सही उत्तर बी। अगला, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो मैं बता चुका हूं, एक बात दिमाग में बैठा लेनी है। अपभ्रंशों में सौरसेनी मतलब पश्चिमी हिंदी, ठीक, सौरसेनी मतलब पश्चिमी हिंदी, उत्तर ये सही है। अगला, खड़ी बोली का दूसरा नाम, हाँ अब बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम आपसे पूछ दिया गया, खड़ी बोली पढ़ रहे हो, अब उसका ही दूसरा नाम बताओ क्या है। तो याद रखिएगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। अगला देखो, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? कौन सी भाषा में पहली बार दोहा लिखा गया? और फिर अब तो खैर हिंदी में ही लिखा जाता है, अब तो खड़ी बोली में भी लिखा जाता है। मूलतः किस भाषा का छंद है दोहा? संस्कृत का? संस्कृत में दोहे कहा, संस्कृत में तो श्लोक होते थे। अब जहां से भाषा के स्वरूप में गड़बड़ियां शुरू हुई होंगी वहां से आएगा उत्तर आपका। गड़बड़ियां शुरू होने का मतलब अपभ्रंश, बी उत्तर सही है इसका, ठीक, अपभ्रंश। अगला देखो, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अब दो उत्तर, अब ये वक्तव्य है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बात बताई गई है उसको रट लो, याद कर लो। एक व्यक्ति थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने इसे पुरानी हिंदी कहा, किसको? अपभ्रंश को। अच्छा, चंद्र भी है, ठीक। अगला प्रश्न है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? अब ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। तो उधर के जितने भी विकास हुए पंजाबी साइड में, अरे यार फिर ये खत्म हो गया, वो सब सी से आए, इससे ब्रांचर से, ठीक है। पंजाबी साइड की जो भाषाएं हैं वो सब ब्रांचर से आई हैं।